Assalamu alaikum, good morning. Welcome to Good the War morning, Room. everybody. Welcome to the War Room of Geo Pakistan, I would say. कल की एक्टिविटीज़ से अब तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई नहीं होगा जो आगाह नहीं है, क्योंकि देयर हैज़ बीन रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, concern from all over the world, and praise from all over the world as well for Pakistan's restrained response to what happened. Restrained response and also conventional warfare में पाकिस्तान ने अपना पलड़ा जिस तरह भारी रखा है और दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है, उसकी भी दुनिया तायद कर रही है, तारीफ़ कर रही है और दुनिया भी हैरान है। पहले तो भारत मोतरफ़ ही नहीं था कि उसका कोई जंगी तैयारा गिरा है, फिर भारत ने 3 तैयारों का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान का ये दावा है कि इसने 5 जंगी लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं। फिर CNN को तस्दीक हो गई राफेल कंपनी की तरफ से, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरफ से, कम से कम एक तैयारा तो उनका कम से कम एक जरूर गिरा है और एक्चुअली कंफर्म किया है और बाकी के बारे में इन्वेस्टिगेशन या इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जा रही है। एट द सेम टाइम दिस इज स्टिल अ डेवलपिंग सिचुएशन एज वी स्पीक, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात से रात भर भी अलसुब भी मुतअद्दिद खबरें आती रही हैं। गुजरावाला से कुछ इत्तलात सामने आई, चकवाल में एक ड्रोन गिरने की इत्तला सामने आई, फिर लाहौर वाल्टन रोड से भी कुछ इत्तलात आ रही हैं। जैसे ही उसके बारे में कोई हतमी बात होगी तो हम बात करेंगे। Obviously we always welcome eye witnesses as well, and you can always write into us if you've seen anything. साथ ही एक दफ़ा फिर हम बताना चाहेंगे आपको कि जंगी जुनून में मुब्तला इंडिया ने तमाम आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है और बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में 6 मकामात पर हमलों में ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों समेत 31 शहरियों को शहीद किया है। कल तक हमारा फिगर 26 था, फिर रात को ये अपडेट हो गया था 31 शहरी हमारे शहीद हुए हैं, 57 अफराद जख्मी हुए हैं। भारत ने इस बहीमाना हमले और मासूम शहरियों को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और पूरी कौम इसकी वजह से शदीद गम गुस्से में है। कल रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि हम अपने शहरियों के खून के एक कतरे का हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास तूरी के 7 साला साहबजादे इर्तज़ा अब्बास शहीद की शहादत पर भी रंज का इजहार किया, उनका खुसूसी तस्करा किया। गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। भारत के बुज़दिलाना हमलों में मासूम शहरी शहीद और जख्मी हुए। एक शहीद बच्चे का जनाजा जो अभी हम पढ़ के आए हैं, शहीद इर्तज़ा अब्बास, उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी कि एक नन्हा मुन्ना फूल जो सिर्फ 7 बरस का था, खिलने से पहले ही मुरझा गया। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, हम ये अहद करते हैं कि इन शहीदों के खून के एक कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये आपने सुना और साथ ही आपको बताएं कि मुल्क की सियासी और फौजी क़यादत ने कल शहीद इर्तज़ा अब्बास की नमाज जनाजा में शिरकत भी की। और दूसरी तरफ ये भी बताएं आपको कि कल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारियत के मज़मूम मंसूबे को फ़ौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया, जो कि बनता भी था 100%। मतलब हम एक्चुअली कल पूरा दिन ये बात करते रहे और उसके बाद भी अपने लोगों से, रिश्तेदारों से जिनकी कॉलें भी आ रही थी, और उससे पहले भी एक्चुअली व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस टू हैपन, तो तब भी हम ये कह रहे थे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी एयरफोर्स है। पाक अफवाज और बिलखुसूस पाक फ़ज़ाइया ने कौम का सर एक मरतबा फिर पहले भी हमेशा किया है, जो फिर जाहिर है कि बात उससे आगे बढ़ती नहीं है, लेकिन एक मरतबा फिर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुलाकात के दौरान इस अज़्म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने कल इजलास में मुसल्लह अफवाज को मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों और मासूम शहरियों को भारतीय हमले का जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार भी सौंप दिया है। पाक फौज के तर्जुमान DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत को हमले का जवाब कब और कैसे देना है, वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। हमारा दुश्मन
इतना ज़र्फ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान की अफवाज ने इस बर्बरियत के जवाब में अपने दिफा में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना, ना कि बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को और मासूम लोगों को निशाना बनाया। एंड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि ये वो मिलिट्री टारगेट्स थे सिर्फ who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan. आज कौमी सलामती कौंसिल कमेटी का जो इजलास हुआ है, इसमें यह तय पाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान ने दिफा का हक़ इस्तेमाल करते हुए मुसल्लह अफ़वाज को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से जवाब दे। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फ़ौज ये बावर कराना चाहती हैं कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कल कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हमले और पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई से ऐवान को आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक फ़ौज ने अभी एहतियात से काम लिया है, वरना 5 के बजाय उनके 10 तैयारे गिरा सकते थे। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। हिंदुस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है। हमारे जहाज़ों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाज़ों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। आज से चंद दिन पहले उनके राफेल जहाज कॉम्बैट फॉर्म में उड़े। वहाँ से हमारी अफवाज, एयरफोर्स हम वक्त तैयार थी। ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। सर्टनली अभी तो मोहतात हमने रिटेलिएट किया है, मोहतात अंदाज में अपना सेल्फ डिफेंस ज़रूर किया है, लेकिन बड़े मोहतात अंदाज में, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। भारत ने तो ना बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी की है, क्योंकि इसने निहत्ते सोते हुए सिविलियन शहरी आबादी को निशाना बनाया है। फिर हमारी एयर स्पेस, आपको पता है कितनी कमर्शियल फ़्लाइट्स चल रही होती हैं, कोई हादसा रूनुमा हो सकता था। एंड देन देयर इज सेल्फ डिफेंस एंड देन देयर इज ऑफेंस। सेल्फ डिफेंस मोहतात ही होता है। और पर्टिकुलरली जब ये वाक़या हो रहा था, जब भारत अपने 75-80 तैयारों के साथ पाकिस्तान पर पता नहीं कौन सा हमला करने की कोशिश कर रहा था, कोशिश ही थी वैसे तो, उस वक्त भी 57 कमर्शियल फ्लाइटें मुसाफिरों से लैस, मुसाफिरों से भरी हुई पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में मौजूद थीं। ये कल भी हमने आपको बताया था, मतलब इस चीज़ का भी उन्होंने इसको खातिर में नहीं लिया कि देर आर कमर्शियल फ्लाइट्स। नहीं, हमारी चाल थी, आपको पता है ये चाल थी, क्योंकि जब वो फजा से जमीन पे वार कर रहे हैं तो देर आर नो चांसेस कि उनका मिसाइल किसी तैयारे को लगे। लेकिन जब हम अपने सेल्फ डिफेंस में जमीन से फजा में मिसाइल फायर करेंगे तो वो चांसेस हैं। सो इसलिए पाकिस्तान का जो रिएक्शन है, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल है, वो बहुत मोहतात था। अच्छा जी, भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम एक आवाज है और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के बुज़दिलाना हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारत तैयारी रखो, पाकिस्तान का जवाब आना है। 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी
जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। अगर ये हुकूमत का फैसला है, उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे ख्वाजा पाकिस्तान का। और कौमी असम्बली में तकारीर के दौरान नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पूरे तैयारों की तबाही का जिक्र तो किया, लेकिन कुछ ऐसी बात कही कि खुद भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। आइए देखें। बाय द वे, जो हमारे ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारे जो जेट फाइटर थे जिन्होंने इंडियन राफेल गिराए हैं, वो फ्रेंच 3 राफेल है, एक मिराज है, एक SU-30 है। हमारे जो थे वो J-10C थे। ये तमाम चाइना के साथ कोलैबोरेशन वाले ये जेट फाइटर्स हैं। तो हमने उनको लाइटर वे में बताया कि आपके चाइना के जो बने हुए, लेकिन ये मशीन नहीं है। वो एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि फ्रेंच ये कह रहे हैं जी हमारी मशीन तो बड़ी ज़बरदस्त है राफेल की। ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे कि वो जो सही तरह लड़ नहीं सके। राफेल बनाने वाली कंपनी भी बड़ी परेशान है कि किसके हाथ में अपने तैयारे दे बैठे हैं। इसी पे ज़रा आगे बात करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा, आपने वक्त दिया। सेनेटर साहिबा, ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया को आप भी एड्रेस कर रही हैं। हमारे जो अहदेदारान हैं, चाहे वो वज़ीर दिफा हों या दीगर साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हों, इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल रहा है। दुनिया में आपको अभी क्या सेंस नज़र आ रही है इंटरैक्टिंग विद इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान? आपको लगता है कि यहाँ अब सिलसिला रुक जाएगा? क्योंकि अभी भी हम रात की कार्रवाइयाँ भी देखें तो कहीं कहीं शरारतें हो रही हैं भारत की जानिब से। जी शुक्रिया अब्दुल्ला। ये मुझे तो नजर आ रहा है कि ये जैसे आपने कहा नैरेटिव्स की जंग चल रही है, लेकिन ये जंग भारत ने छेड़ी है। आप सब इससे ट्रैक कर रहे हैं, रोज इस पर बात करते हैं और आप देख रहे हैं कि इन्होंने पहले तो इतना फ्रेंजी, जंग का फ्रेंजी तबल बजा दिया, एक जंगी जुनून पैदा कर दिया मुल्क में, टू अ पॉइंट के इन्होंने अपने लीडरशिप को, मैं समझती हूँ, और उनके साथ ही काम किया है। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि कोई फेस सेविंग करने की इनको, मुझे लगता है, जरूरत थी। ये बात हुई है। अब इन्होंने छेड़छाड़ जो आप कह रहे हैं, LOC खास तौर पे, फिर इनकी ड्रोन्स हर जगह सर्वेलेंस करती हुई, बॉर्डर क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं, पकड़ी जा रही हैं, गिराई जा रही हैं। तो ये इनका जो इस जंगी जुनून है, ये मुझे नहीं लगता खत्म हुआ है। और इनको जो फ्रैंकली आपने डैसॉल्ट और इस वक्त बात की राफेल जेट्स की, जो उनके मैन्युफैक्चरर, उनकी बात की, तो बिल्कुल सही बात है। मैं भी ये डिस्कशन देख रही थी कि वो फिर शजदर हैं कि उनके टॉप ऑफ द लाइन, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन जेट्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट। तो ये इतने कैसे गिरा दिए गए? उसमें से 2 या 3 इनके हैं। इशू जी पायलट का होता है ना, इशू एयरफोर्स का होता है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, शायद इसमें कुछ बात हो, लेकिन इस टॉप ऑफ द लाइन जी। आप जी पायलट्स जो है टॉप ऑफ द लाइन है, ये दुनिया में एक्नॉलेज बात है। और कमर्शियल ट्रेनिंग्स भी जो हमारी होती हैं वो इस लाइन की होती हैं। दे मेक द स्मूथेस्ट लैंडिंग्स, दे आर द बेस्ट फाइटर्स। इनको आप इंगेज, इनकी जो प्रोपोर्शन होती है 1:1 फाइटर to 5, जिसे समझ लें, इस तरह की प्रोपोर्शन चल रही होती है। और हिंदुस्तान ने बहुत ही जारहाना तरीके से, मुझे तो शौक हुआ सुन के कि इन्होंने लिमिटेड कंप्रेस्ड बैटलफील्ड स्पेस में 70 से ज्यादा, 80 ऑलमोस्ट सुना जेट्स अपने लॉन्च किए हुए थे। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली दिफाई हमारे से कार्रवाई मुतवज्जो थी, तो हमारे जेट्स तो स्क्रैम्बल्ड और बिल्कुल प्रिपेयर थे। इनको ये नहीं आइडिया था कि किस लेवल की कन्वेंशनल कैपेसिटी है हमारी। पुलवामा से इन्होंने नहीं सीखा, लेकिन इस क्रिटिकल मैथ्स में इनको नहीं आइडिया था, इन्होंने भर दिया। जी बिल्कुल शरी साहबा, ये बात भी हम ऑब्वियसली कल से पूरी डिटेल में एक रिपीट कर रहे हैं कि क्या किस तरह हुआ, कौन आया। कैन आई इंटरप्ट यू फॉर 1 मिनट? जी कि ये कहीं नहीं हुआ है दुनिया में, तारीख में भी। आप दूसरी जंग अजीम में देखें, सिर्फ हिटलर की वाइमार रिपब्लिक ये करती थी कि कार्पेट बॉम्बिंग ड्रेसडन की हुई थी, लंदन की होती थी।
ये 70-80 जेट्स लॉन्च करते थे। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि 75 जहाज लेकर चढ़ दौड़ने की उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान पे? जी, स्पेक्टेकुलर ओवर कॉन्फिडेंस कि हम कर लेंगे, हमारी इतनी बर्तरी है कि हम कर लेंगे। नंबर्स डोंट ऑलवेज मैटर ना ऑन द बैटलफील्ड। तो ओवरवेलमिंग इन्होंने अनलीश कर दिया अपना फोर्स पावर, और आपने देखा कि जवाब में डैमेज उनको हुआ है। तो ये उनको शॉक होगा इस वक्त। सोचना चाहिए बिफोर अस्यूमिंग। उनकी सारी कन्वेंशनल कैलकुलस, न्यूक्लियर तो अलग ही बात है, कन्वेंशनल की मिलिट्री कैलकुलस उस बुनियाद पे और एरोगेंस भी इस बुनियाद पे चल रही है इनकी मीडिया में भी। मैं इसलिए आपको से डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोग रोज बात करते हैं ना, आप एंगेज करते हैं, तो ये देखें कि दे शुड अंडरस्टैंड दैट देयर मिलिट्री कैलकुलस इज टोटली ऑफ विद पाकिस्तान। यानी बिल्कुल गलत है इनकी मिलिट्री कैलकुलस। आप देख लें हमारी एयरफोर्स हमेशा डोमिनेंस रखती है बैटल। और ये तो बड़ी अच्छी तरह दुनिया को भी पता है, और जिनको ना पता हो वो कल काफ़ी कंफर्म हो गया होगा। और यही बात शहरी साहिबा हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन भी रही है विद इंटरनेशनल मीडिया बिफोर एंड आफ्टर व्हाट हैपेंड यस्टरडे। आपको क्या सेंस मिल रही है? क्योंकि पहले हमें लगता था कि दुनिया को ऑब्वियसली एक सिचुएशन तो बनी हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और दुनिया वो सिटिंग ऑन द फेंस, नॉट रियली टेकिंग साइड्स or anything, और obviously de-escalation की बात सारी हो रही थी। After what happened yesterday, कोई आपको चेंज नजर आ रहा है? कोई आपको मूड शिफ्ट नजर आ रहा है दुनिया में कि अब तो ये आया है, ये सामने है सारों के, कोई साइड नजर आ रही है? Exactly, who started it, how we responded, and how in a very calculated, restrained manner we responded, क्योंकि आप दुनिया जानती है अगर हम करना चाहते तो हम खुल के बहुत कुछ कर सकते थे। बट बिल्कुल जी, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कितना रिस्ट्रेंट शो किया है, और मतलब दोनों मिलिट्रीज को अब हाथ खुला दे दिया गया, जैसे मोदी ने दिया था, यहाँ पे भी ऐसा कर दिया गया, बिकॉज मिनटों में रिस्पांस होता है, राइट? तो दे नीड दैट ऑपरेशनल मतलब एबिलिटी टू डू दैट, कैपेसिटी टू डू दैट। इस हवाले से रिस्ट्रेंट आपने देखा, नंबर्स आपने देखे, और कोई हंगामा तमाशा नहीं, डिफेंसिव एंगेजमेंट में हम काम कर रहे हैं, और ये देखा किस तरह हुआ है। दूसरी बात ये जो आपने जो बात की कि अग्रेसर जो है उसको अब क्यों नहीं समझा, हिंदुस्तान को अग्रेसर समझा जा रहा है कि नहीं, इज द की क्वेश्चन। और मैं समझती हूँ सब पर आया हो गया कि हिंदुस्तान अग्रेसर है, लेकिन बहुत सौ में, खास तौर से मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में एक अभी भी उनकी वायरिंग जो कह रहे हैं ना, हार्ड वायरिंग हुई हुई है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो छोड़ना नहीं चाहते। मतलब ऐसे ऐसे नाम ले रहे हैं जो आप यूज भी नहीं होते, कि फला टेररिस्ट ग्रुप आप लोग कर रहे हैं। आई मीन, सो दे आर गेटिंग इट, दे आर, हाउएवर व्हाट इज इम्पोर्टेंट अबाउट व्हाट यू आस्क इज, जो बहुत अग्रेसिव मीडिया होता था इंटरनेशनल पाकिस्तान के खिलाफ, वो डिफेंसिव पे हो गए। वो कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उनको बहुत हमें डिफेंसिव पे करना अब बहुत, इट्स टू मच नाउ। डू यू सी अ बायस इवन नाउ? जी, आई सी अ बायस इवन नाउ। लास्ट नाइट में आपको अभी मैंने लेट नाइट इंटरव्यू किया था, जो बातें, एक बात तो मैंने उनसे कही कि आप, उन्होंने कहा कि आपके पीएम डिक्टेटर है, अमेरिका कह रहा है। मैंने कहा हमने तो कहीं नहीं सुना। अगर आप इस तरह कह रहे हैं तो आप ये देखें अग्रेसर कौन है इस जंग में। व्हाट विल पाकिस्तान डू टू रिड्यूस, भाई पाकिस्तान, आप उनसे कहें टू रिड्यूस the heat in this conflict। आप तो ये देखिए बायस मुस्तकिल के पाकिस्तान पर ओनर्स क्यों डाल रहे हैं? So I think we have to be very now absolutely शरी साहिबा। और ये भी बात है कि कल का जो सब कुछ हुआ है, that is one thing। उससे पहले पहलगाम में 2 हफ्ते पहले जो हुआ था, अभी तक इंडिया ने दुनिया को वो एविडेंस नहीं दिया, और विदाउट गिविंग एनी प्रूफ, विदाउट गिविंग एनी क्रेडिबल एविडेंस उन्होंने ये चढ़ाई कर दी पाकिस्तान पे। तो बात लगता है कि कल पे रह गई है, हालांकि ये बात पहले से शुरू हुई है। एंड दैट वर्ल्ड शुड डिमांड कि चलिए आपने एक किया, उसका एविडेंस क्या था आपके पास? समझदार आवाजें हैं, हमें लगता है कि जी, लेकिन ये सवाल ज्यादा उठाना चाहिए। बिल्कुल, और हमें ये जो जहां मौका मिले, आप लोग भी इंटरनेशनल मीडिया पे अगर एंगेज कर सकते हैं, करें कि देखिए दिस इज द क्वेश्चन। और ये सारी पूरी फॉग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन बेरी ना हो जाए, पीछे ना रह जाए।
ना सिर्फ पाकिस्तान ने ये ऑफर की है भाई आप शवाहिद दें और आप उसे डिमांड करें, बल्कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ इस इशू को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो अग्रेसिवली परस्यू करते हैं, हम कहते हैं कि आपने जंग कर दी, आपने हमारे आबी ज़खायर पे हमला कर दिया, और आप कहते हैं कि आप रेडियो साइलेंस मेंटेन करें और हम कुछ ना कहें। नो नो नो, यू हैव टू नाउ प्रोवाइड evidence, and we won't accept हम fabricated evidence नहीं। And we have been asking for evidence since more than 2 weeks now कि आप हमें without sharing a shred of evidence, offered our help in the investigation without sharing as a well. shred of evidence and totally on the basis of fabricated stories, और ये aggression पाकिस्तान पर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शहरी साहिबा for your time. Thank you for your time. So this is and obviously we wanted to know, क्योंकि हमारे बहुत से लीडर्स हैं जिनकी वर्ल्ड मीडिया से कल के बाद तो बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है, and we want to get a sense of what the world is thinking. अच्छा, साथ ही हम दुनिया की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस हैं, चीन है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, यूएई है, दीगर ममालिक भी जनूबी एशिया में टेंशन बढ़ने पर ज़रा फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो ये समझते हैं कि अभी मामले का इख्तिताम नहीं हुआ, पाकिस्तान को उधार चुकाना रहता है। ये सारे जो मसले का हिसाब हमें भी चुकाना पड़े। हम जो रिसीविंग एंड पे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ये हम भी इसका इनिशिएटिव लेंगे। अगर हम रिटेलिएट हम करें तो मेरा ख्याल है हमारे पास एक मॉरल जस्टिफिकेशन है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमने जवाब नहीं दिया, इसमें पाकिस्तान को मेरा ख्याल है को उधार चुकाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज़ हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारतीय हमलों को शर्मनाक कहा था, पाक भारत कशीदगी पर कल फिर बोले और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों से मेरी बनती है, चाहता हूँ कि दोनों में मामला जो हैं वो संभल जाएं। सूरत हाल अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुई है। नॉर्मलाइज कैसे होगी, अभी हो भी सकती है नहीं, ये बहुत अहम सवाल हैं। एट द सेम टाइम हमें बाज़ दफ़ा तासुर मिलता है कि शायद इस कार्रवाई के बाद मामला सेटल हो गया है, लेकिन बाज़ दफ़ा तासुर मिलता है कि नहीं, मामला अभी सेटल नहीं हुआ, पाकिस्तान को अभी हिसाब चुकाना बाकी है। और लेट्स सी कि उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है, क्या कार्रवाई होती है। हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील ने, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून है। बैरिस्टर साहब, क्या हाल है आपका? बैरिस्टर साहब, बिल्कुल इसी बात से शुरू करते हैं। आर वी स्टिल ऑन हाई अलर्ट? आप समझेंगे कि द नेशन, द आर्म्ड फोर्सेस, वी आर स्टिल ऑन हाई अलर्ट? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुबह बखैर। बिल्कुल, देखिए सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं हुई, और इसका आज सुबह के अगर वाकई आप देखें तो जो भारतीय जासूसी ड्रोन्स फौज पाकिस्तान ने उसको इंटरसेप्ट किया और जिस तरह उनके रेडार पे वो आए, उनको शूट डाउन किया, और ये रिपोर्ट्स मीडिया में भी अब तो आ चुकी हैं तमाम तर मामला। तो जाहिर बात है इस तमाम तर सिचुएशन को अभी देखा जा रहा है, असेस किया जा रहा है। इन दैट वेरी मोमेंट जो भारत ने किया कल रात और उससे पहले, तो उस तमाम तर वाक़े पे, उस तमाम तर मामले पे हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान का जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, जो बैनुल अक़वामी कवानीन के नीचे भी है, वो राइट जो है वो रिजर्व रखता है, और बिफिटिंग मैनर में अपने वक्त का जो तयन होगा, जगह का तयन होगा, वो पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान के पास ये पूरा हक है, पाकिस्तान उसका जवाब दे। जो अनप्रोवोक्ड अटैक किया है इंडिया ने और सिविलियंस के ऊपर, बच्चे हैं, उसमें खवातीन हैं, उसमें बुजुर्ग हैं और सिविलियन एरियाज हैं, जो इमेजिनरी उन्होंने दहशत गर्दों की शायद अपने कहीं ही डिसाइड कर लिया कि ये कोई अमाजगाहें हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ना तो इन्वेस्टिगेशन हुई किसी पहलगाम के वाक़े पे, ना कोई कोऑपरेशन हुई, और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखना चाहिए। और अब जो है वो पाकिस्तान की जो है चाह रहा है कि पाकिस्तान उसके साथ जो है वो कोऑपरेट करे और फर्दर कोई एक्शन ना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नहीं तो बैरिस्टर साहब, हमें क्या सेंस मिल रही है? हमें कल राना सना साहब के बयान से ये सेंस मिली कि अगर भारत कुछ नहीं करेगा तो हम भी जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत देंगे।
फिर हमें डीजी ISPR के बयान से ये लगा, उनकी जो प्रेसर थी उसमें उन्होंने कहा कि अब हम जगह और वक्त का तयन करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि हमारे 31 शहरी शहीद हुए हैं, 57 हमारे लोग, 56 ज़ख्मी हैं, अभी हमने हिसाब बराबर करना है। सो हमें ज़रा कन्फ्यूजन थी, हम आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या जिस तरह हमने कल 5 तैयारे गिराए और मुंह की खाना पड़ी दुश्मन को, क्या ये हिसाब बराबर हो गया या अभी ये सिलसिला और इसमें ये भी बैरिस्टर साहब ऐड कर दें, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम पहला फर्स्ट स्टेप हम नहीं लेंगे, पहल जो है इनिशिएट हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कल वो रिस्पॉन्स भी हो गया, तो वो डील अब खत्म होगी, अब हम ऑफेंस पे आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको कोई अभाम, कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की प्रोसेस नहीं करती। आप अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया देखें तो उसमें वाज़े तौर पे ड्यूली ऑथराइज किया गया है आर्म फोर्सेस को, एयरफोर्स को, नेवी को कि वो एक्शन लें और रिस्पॉन्ड करें। इसीलिए और उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा है कि हम इन कॉन्सोनेंस विद आर्टिकल 51 ऑफ UN चार्टर या उसके तहत या इन परसुएंस ऑफ दैट हम बिल्कुल अपना राइट रखते हैं सेल्फ डिफेंस का। तो इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। एट अ टाइम एंड अ प्लेस ऑफ आवर चूजिंग विद अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स, जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। सो आई विल गो बाय द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है, जो स्टेटमेंट वहां से जारी हुई है, जिसमें हमने ड्यूली ऑथराइज किया है अपनी फोर्सेस को कि वो बिल्कुल इसका रिस्पॉन्ड करें। यहाँ पे एक चीज जिस तरह आपने जिक्र किया इस तमाम तर मामले के ऊपर, तो मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि वो टाइम एंड प्लेस चूजिंग जो है वो अप्रोप्रिएटली देखा जाएगा, कब है, कहाँ है। वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, हमारी आर्म फोर्सेस का काम है। तो भारत तो जब यहाँ पे हमारे 79 शहरियों को निशाना बनाता है तो दुनिया में वावेला करता है, प्रोपेगेंडा करता है कि टेररिस्ट हाइड आउट्स थे, ये कैंप्स थे जिसको उसने टारगेट किया है। हम किस तरह के टारगेट्स चूज करेंगे या किए हैं हमने, इस बारे में कुछ शेयर किया जा सकता है अभी? देखें, ये ना तो मेरे लिए पॉसिबल है शेयर करना कि क्या टारगेट्स होंगे क्या नहीं होंगे। ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक तमाम तर मामला है और ये सबसे ज्यादा जो इसमें बेहतरी या बेहतर इंफॉर्मेशन है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्म फोर्सेस के पास है। तो आई एम प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट पर्सन टू असिस्ट ऑन दिस, लेकिन मैं ये जरूर आपको बता सकता हूँ अब्दुल्ला साहब के बिल्कुल जो 5 जहाज इंडिया के गिरे, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया भी कंफर्म कर रहा है, भारत ने एक झूठ मैन्युफैक्चर किया इस तमाम तर पहलगाम के वाकये के ऊपर, और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली आप ये देखें कि जो झूठ मैन्युफैक्चर किया और उसको फिर एलैबोरेट करके और उसको वजह बनाई पाकिस्तान के जो शहर हैं और आजाद कश्मीर के अंदर जो शहर हैं उनको सिविलियंस को टारगेट करते हुए। तो दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, दिस इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल लॉ और जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है। मतलब माशरे में या दुनिया में तो लोग ऐसे नहीं रहते। हम तो ये हमेशा कहते रहे कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। ये जरूर बताइएगा, खासतौर पे जो टारगेट्स चूज किए, जो पिक किए इंडिया ने, और ऑब्वियसली इतनी शहादतें पाकिस्तान की साइड पे हुई, इनोसेंट लाइव्स वर लॉस्ट, उसके साथ नीलम झेलम हाइड्रो प्लांट को भी टारगेट किया गया। इसका रिस्पांस मतलब दिस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इसका रिस्पांस तो डेफिनेटली बनता ही है। जो हमने देखा कि कल उस तरह नहीं हुआ, वो पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंडन करके बहुत सा पानी जो है वो रिजर्व करने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी भी इतलात वहाँ से आ रही हैं, वो रेजर्वॉयर्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इन फ्यूचर पाकिस्तान को हर्ट करने के लिए। इसके लिए आपको लगता है कि हम कोई तैयारी पकड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये विद इन ये एक्सटेंशन है उस एक्ट ऑफ वॉर की जो उन्होंने किया है। जिस तरह मैंने बैनुल अक़वामी कवानीन के बारे में तमाम तर जो मामला आपको बयान किया कि जिस तरह इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्डिंग एंड अबेंस किया, जिसका कोई जवाब नहीं है, उसको यूनिलैटरली सस्पेंड किया, जो इन इटसेल्फ एक एक्ट ऑफ वॉर है। मतलब कोई भी मुल्क जो है किसी दूसरे मुल्क का पानी बंद नहीं कर सकता। और बिल्कुल इसमें आपने देखा है कि जो स्टेटमेंट्स वजीर दिफा की हैं वो भी मंजर आम पे हैं कि अगर इंडिया कोई कोशिश करेगा अपने कहीं या अपने एंड पे बनाने की, जिसकी मिसाल भी मिलती है, जिसकी आपको अगर इंटरनेशनली उसको देखें तो नॉट अ प्राइम एग्जांपल टू गो बाय, लेकिन लेबनान ने जब अपना डैम बनाने की कोशिश की और उसके जो नेबरिंग कंट्री इजराइल है, उन्होंने उसके डैम नहीं बनाने दिया उसको, और डैम को बिल्कुल उन्होंने जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो जाहिर बात है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत अगर
कोई इस तरह किसी मुल्क का पानी रोकेगा या जो भी इस तरह का मामला होगा तो वो इंटरनेशनल लॉ के तहत तो पानी को ज़ाहिर है बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दुनिया में और भी बहुत सारे अपर राइबेरियन लोअर राइबेरियन ममालिक हैं, उन सब के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा अगर भारत ने ऐसा किया। फिर भारत का भी अपर राइबेरियन मुल्क है चाइना, सो वहाँ से भी उसको मोहतात रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब, थैंक यू। हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज सईद हमारे साथ मौजूद है। रात भर क्या डेवलपमेंट्स होती रही हैं रात में, लिटरली जिस तरह हमारे जवान, खैर वो तो सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और हम तो अपना कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। वैसे हम उनकी वजह से सुकून की नींद सोते हैं, लेकिन कल रात हम भी सुकून की नींद नहीं सो पाए क्योंकि जाहिर एक सूरत हाल पर नजर रखना एक टेंशन माहौल में थी। एजाज हमें बताइएगा अब क्या है अपडेट फ्रॉम द सिक्योरिटी ज़राए? भारत तो अभी भी शरारतें कर रहा है, लाहौर से इत्तलात आ रही हैं, चकवाल से इत्तलात आ रही हैं, सो हम अभी देख रहे हैं और जगह और वक्त का तयन करने में हम अपना होमवर्क मुकम्मल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो करेगा। मेरी हुई है वजारत दिफा के सिविल लोगों के साथ और उनकी तरफ से जो बातें सामने आई हैं, हुकूमत के कुछ लोगों के साथ भी मुलाकात हुई है। और अगर उन दोनों बातों को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कैबिनेट की है, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया है, उनके साथ जोड़ कर देखा जाए तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से इस बात का फैसला हो गया है। एट द सेम टाइम दो और डेवलपमेंट्स भी हुई है जिसको हम मेन मीडिया के ऊपर इग्नोर कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं? डेवलपमेंट नंबर 1 ये है कि तुर्की, जो पाकिस्तान का बड़ा करीबी दोस्त है, तुर्की और पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क ईरान, ये बहुत तेजी से डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चीजों को। ईरान के वजीर खारजा तो पहुंचे हैं वहां पे उसको खत्म करने के लिए। जी अब्दुल्ला जी, ईरान के वजीर खारजा तो पहुंचे हैं अब नई दिल्ली। जी, ईरान के वजीर खारजा नई दिल्ली पहुंचे और आपको याद हो कि 2 रोज पहले कमोबेश ईरान के वजीर खारजा इस्लामाबाद में थे। जी, वो इस्लामाबाद में आए और फिर अभी दिल्ली में पहुंचे हैं। और इसके साथ आप ये भी देखिए कि तुर्की के वजीर खारजा वो भी बड़े एक्टिव है, उन्होंने भी दोनों तरफ बात किया है। आपको पता होगा कि कल तुर्की के वजीर खारजा ने ना सिर्फ पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात की है, बल्कि उन्होंने उनका जो सफीर है वो भी खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। तो बहुत सारी पॉलिटिकल इंगेजमेंट जो है वो हो रही है और जो फ्रंट है महाज जो है दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन का, वो बिल्कुल बदस्तूर वहीं पर मौजूद है कि हिंदुस्तान ने स्ट्राइक्स की। और देखने की बात ये भी है कि हिंदुस्तान ने स्ट्राइक्स पाकिस्तान की मिलिट्री पे नहीं की, वो स्ट्राइक्स की हैं उन्होंने सिविलियंस के ऊपर, या जिनको वो कह रहे हैं कि जी हमने टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है। और ये सबको पता है कि वो जिन जगहों पे वो कार्रवाई की गई है, अच्छा एजाज, मदारस हैं। जी बिल्कुल वो जी एजाज, साथ साथ हम एक ट्वीट भी चला रहे हैं जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की है एड्रेसिंग टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोआन, और उनको शुक्रिया भी अदा किया है, उनकी सपोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया है। वाई स्पेसिफिकली टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोआन, मतलब हम पूछना चाहते हैं क्योंकि सपोर्ट की बातचीत तो बहुत से मुल्कों से भी हो रही थी, लेकिन ये ट्वीट जरा हमें स्पेशल लग रही है। और हमारा तो उनसे ताल्लुक है ही अच्छा है, वो तो हमेशा से ही है। भारत में उनका कितना असर और रसूख है, ये जरा इसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, भारत में जब तुर्की पाकिस्तान को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगा तो भारत को तो एक पैगाम जाता है ना कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और तैयब अर्दोगन ने बड़ा खुल के सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि सॉलिडारिटी का इजहार भी किया है। और एट द सेम टाइम ये पैगाम उधर भी दिया गया है, हिंदुस्तान को भी दिया गया है। और आपको पता है कि जो चीन है, चीन की उसमें चीन बोलता कम है, पर यकीन रखता है। That's right.
इस वक्त ओपनली पाकिस्तान के साथ, प्रॉपरली पाकिस्तान के साथ सपोर्ट हैं। एक चीन कर रहा है और एक तुर्की कर रहा है, और तुर्की दूसरी तरफ भी पैगाम भिजवा रहा है। और मैंने ईरान के बारे में बात की कि वो तो बाकायदा सुलह की कोशिश करवा रहा है कि उन्होंने अपने वजीर खारजा को इस्लामाबाद ही भेजा और अब वो दिल्ली में। जी, लेट्स सी उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन एक बात तय है, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी ज़राए से, वजारत दिफा से आपको कंफर्म हुआ है कि पाकिस्तान का रिस्पांस आना अभी बाकी है, और हमारे जो 31 अफराद शहीद हुए हैं इनके खून का हिसाब लिया जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन भी मुल्क में है। ये जो आप बात कर रहे थे ना अब्दुल्ला कि हम बड़े वी रेस्ट इजी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो दिफाई फोर्सेस हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग अस। तो फिर डेफिनेटली प्रोटेक्शन में एक इवेंट भी करना पड़ेगा। 31 लोग बहुत शुक्रिया एजाज, थैंक यू क्या होता है। जाहिर है हम फिर ये कहेंगे कि हमारी ख्वाहिश है कि इस खत्ते में अमन कायम हो। भारत नहीं मान रहा, लेकिन दुनिया की तरफ से अब तस्दीक होना शुरू हो गई है। भारत ने कल पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। अब फ्रांस ने भी भारत के शोराए आफाक, जिस पे बड़ा नाज था, जिस पे बड़ा फख्र था, राफेल तैयारा जो कि हैवी स्टेट ऑफ द आर्ट, टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट है ये, जहां तक कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात आती है, जंगी तैयारा है, जदीद तरीन राफेल तैयारा है, उसके तबाह होने की तस्दीक कर दी है, वो भी अमरीकी टीवी पे गुफ्तगू करते हुए। जी बिल्कुल, साथ ही बताया है कि जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह होने का पहला वाकया है ये फ्रांसीसी एहलकार की अमरीकी टीवी पर गुफ्तगू है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि राफेल तैयारा जो है वो तबाह हुआ है। भारतीय फिजाइया की पाकिस्तान के खिलाफ फिजाई कार्रवाई में राफेल तैयारा तबाह हुआ। फ्रांसीसी एहलकार ने इंटरव्यू दिया है अमेरिकी टीवी को और इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो पाक भारत लड़ाई हुई है उसमें पाकिस्तान का जो दावा है वो दुरुस्त है, और पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमने एक नहीं, हमने 3 राफेल तैयारे गिराए हैं, और अब फ्रांसीसी एहलकार ने एटलीस्ट एक की तस्दीक कर दी है। लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा है कि वो बाकी की भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बाकी हुए हैं कि नहीं हुए। अलबत्ता पाकिस्तान ने 5 इंडियन भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो गिराए हैं, जिनमें से 3 राफेल तैयारे हैं, और एक की तस्दीक इनकी फ्रेंच कंपनी जो है उन्होंने कर दी है। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी आपको पता है कल ही हमने रिपोर्ट कर दिया था कि वो गिरे हैं, वो शदीद मुतासिर हुए हैं और वो भी ताज्जुब का शिकार हैं क्योंकि इनमें टेक्निकल एरर्स होने की गुंजाइश नहीं है। वो इन्होंने इतने फुल प्रूफ सिस्टम्स बनाए हैं और जाहिर है कि जंग में कोई कितना ही नालायक होगा कि इतना स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार और एयरक्राफ्ट और मशीन भी नहीं हैंडल कर पाया, जिसका इससे पहले गिरने का कोई वाकया नहीं है जंग में, दुनिया में कोई वाकया नहीं है। ये पहली बार हुआ है, जिसको थोड़ी देर के लिए तो भारत ने डिनाई किया, लेकिन फिर वो भी मान गए और उन्होंने एक्चुअली एक ही तैयारा गिरने पे वो माने कि एक हुआ है और उसकी ऑब्वियसली तस्दीक जो है वो फ्रेंच भारत ने तो 3 तैयारे गिरने का एतराफ किया था। हाँ, राफेल एक का वो भी भारत ने एतराफ नहीं किया अभी तक, वो भी फ्रांसीसी एहलकार हैं जिन्होंने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू दिया है। भारत ने आपको पता है उनके टॉप ऑफ द लाइन अखबार ने 3 तैयारे गिरने की खबर लगाई थी, जिसके बाद उन्हें प्रेशर में आके वो खबर भी हटाना पड़ गई थी। भारत ने जो हमला किया उसके नतीजे में पाकिस्तान ने उसके 5 लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया, जिसमें राफेल तैयारे भी शामिल हैं, और ये जंग में राफेल तैयारा तबाह होने का, गिर कर तबाह होने का पहला वाकया है। फ्रांसीसी एहलकार भी इस पर शश्तर हैं, हैरान हैं और तस्दीक कर रहे हैं अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए। अच्छा जी, हमने बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी चीज़ें समझनी है, और कल की तरह आज भी मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मज़हर साहब, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है। शरकपुर बहावलपुर से और उमर एजाज हैं सियालकोट रीजन से। हम सबसे पहले ऑन ग्राउंड सूरत हाल मालूम कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे रिपोर्टर्स बड़े सेंसिटिव एरियाज में मौजूद हैं। बहावलपुर से हमें अपडेट दीजिएगा। अमीन, कल नमाज जनाजा हुई, सैकड़ों हज़ारों लोगों ने शिरकत की, इस वक्त क्या सेंस है, माहौल क्या है शहर में इर्द गिर्द? देखिए जी, कल शोहदाए बहावलपुर का ड्रिंक स्टेडियम में जो है बहुत बड़ा जनाजा था, और लोगों ने न सिर्फ बहावलपुर शहर के लोगों ने बल्कि साथ साथ के जो गिरदो नवाह के लोग हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम थे। माहौल यहाँ तो ज़ाहिर जनाजा था, 13 मैयतें सामने थी
और माहौल सोगवार था। लेकिन जनरली बहावलपुर में आम आदमी का जो है मोराल है वो बहुत बुलंद है और हर आदमी जो है वो ठीक है कि 13 मासूम लोग जिनमें ख़वातीन थी, बच्चे थे, वो उनको बेदर्दी से जो है दहशतगर्दी का निशाना बना दिया गया। मस्जिद सुभान अल्लाह पे मिसाइल अटैक हुए, उसको तबाह कर दिया गया। लेकिन लोगों में ये खुशी है कि जिस तरह पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इंडिया के जो है 5 तैयारे गिराए हैं, जंगी तैयारे, और उसमें अब तो एक राफेल की जो है वो फ्रांस ने भी तस्दीक कर दी है। तो माहौल बहावलपुर में सच शोहदा के वजह से तो सोगवार ज़रूर है, लेकिन लोगों में कॉन्फिडेंस है और वो कहते हैं कि पाक आर्मी जो है वो इंशाअल्लाह भारत को उसकी दहशतगर्दी का पूरा मज़ा चखाएगी। और एक मूड का भी बताइएगा अमीन अब्बासी, आप कह रहे हैं कि वैसे तो मोरल हाई है, क्या स्कूल खुल गए हैं, लोग अपने दफातर में जा रहे हैं, कारोबार जो है वो चल रहा है वापस? वैसे तो ये बात कोई ख़ास रुकी नहीं थी, हालांकि कल स्कूल्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब क्या मामूलात ज़िंदगी वापस आ गई है? बिल्कुल मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हैं। स्कूल भी खुल गए हैं, तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं और उसमें आज हाज़िरी जो है वो भी मामूल के मुताबिक थी। कारोबार जो है वो भी रूटीन के मुताबिक हो रहा है और सिक्योरिटी के हवाले से ठीक है कि कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, लेकिन नॉर्मल है। पूरा बहावलपुर शहर जो है अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जो है वो चल रहा है। अच्छा, अभी हम चलेंगे उमर एजाज़ की तरफ। अमीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। उमर एजाज़, आप सियालकोट रीजन में मौजूद हैं, एक तो बता दीजिए कि आप कहाँ पे हैं और ये रात को जो खबरें आ रही थी ब्लैकआउट की कि कुछ सोशल मीडिया पे हमने देखा था, अब आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, कि एक इंडिकेट किया जा रहा था, एक डायरेक्टिव दिया जा रहा था कि बत्तियां जो है वो घर की बिजली जो है वो बंद कर दी जाए, कहीं रोशनी ना हो, इस किस्म की कुछ बातें हो रही थी कि नहीं हुई? हाँ जी, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि रात को हमने ये खबर दी थी कि जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर ब्लैकआउट मुकम्मल तौर पर था। इसके अलावा जुज़वी तौर पर शहर के कुछ ऐसे ही पोश इलाके थे जहाँ पर भी ब्लैकआउट किया गया था। भारत की जानिब से जो जारहियत है उसका सिलसिला तो जारी है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब पाक फौज जानिब से जो है वो दिया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात को जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो भी मुअत्तल कर दिया गया था। 12 बजे तक उसको मुअत्तल किया गया है। अब चूँकि स्कूल जो हैं और तालीमी इदारे जो हैं वो तो खुल चुके हैं, लेकिन बच्चों की जो हाज़िरी है वो ना होने के बराबर है। मैं इस वक्त सुजीतगढ़ सेक्टर के एक सरहदी देहात तेजर में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये मेरे अगब में और मेरे दाईं साइड पे ये सारे इलाके जो है ये खाली हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो नकल मकानी कर चुके हैं, जिनमें मैं जिक्र करता चलूँ तेजर है, कुंदनपुर है, कजलियाल है, वैंस में मुतअद्दिद ऐसे देहात हैं जहाँ पर नकल मुकानी जो है वो लोग कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारा जो बजवात सेक्टर है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। हरपाल सेक्टर पर, उमरा वाली और शकरगढ़ सेक्टर जो हमारा ज़िला नारोवाल है उसकी तहसील है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। मैं आपको मज़ीद इसमें थोड़ा क्लियर करता चलूँ कि भारत की जानिब से 6 दफ़ा ड्रोन अटैक किए गए हैं जिसको नाकाम बनाया गया पाक फ़ौज की जानिब से। 3 जो ड्रोन अटैक्स किए गए वो सियालकोट में किए गए, जिसको हमारी पाक फ़ौज ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उन ड्रोन्स को जो है वो मार गिराया। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो फौरी तौर पर इन जो ड्रोन्स हैं इनको जो क्वाड कैप्टर है इनको डिटेक्ट करता है और इनको फ़िज़ा में ही इनको गिरा दिया जाता है। जो एक सियालकोट में जो कोटली लोहारा हमारा जो इलाका है वहाँ पर 3 ड्रोन अटैक्स हुए थे, जिनमें से एक जो ड्रोन मिसाइल था वो फ़िज़ा में ही ब्लास्ट हो गए, जबकि 2 जो है वो नीचे गिर गए जिनको बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम ने जो है वो उसको डिफ्यूज़ किया। इसी तरह शकरगढ़ में एक जो ड्रोन अटैक हुआ वो एक डिस्पेंसरी के ऊपर जा गिरा और डिस्पेंसरी का कुछ हिस्सा जो मुतासिर हुआ और बाकी जो 2 ड्रोन हमले थे उनको जो है वो मार गिराया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशकिस्मती से किसी किस्म
है, जानी नुकसान नहीं अच्छा, हुआ। ये परसों रात भी हमें पता है कि सियालकोट में ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई। हम सुबह से चकवाल और गुजरावाला और लाहौर से भी इत्तलात सुन चुके हैं, ड्रोन अभी वहां भी शरारतें करने आ रहे हैं सरहद के उस पार से। गुज़श्ता रात भी क्या सियालकोट रीजन में कहीं ड्रोन्स आने का सिलसिला जारी रहा और फिर वो सस्पेक्ट होते थे, इंटरसेप्ट होते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, या परसों की सारी कार्रवाई है? नहीं, परसों की कार्रवाई के बाद दोबारा भारत ने सियालकोट में तो ऐसी जुर्रत नहीं की, क्योंकि जो शेलिंग का सिलसिला है वो कुछ इलाकों में वक्फे से जारी ज़रूर रहा। जो जिस तरह कोई अगर हम इस इलाके की जो तारीख है, वर्किंग बाउंड्री पर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो मामूल हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनके हौसले बड़े बुलंद हैं, वो बड़े बहादुर लोग हैं, वो बिल्कुल बेखौफ हैं यहाँ पर। चूँकि हालात इस तरह के हैं कि उनको यहाँ से यहाँ के जो जितने भी सरहदी इलाकों से मलिका जो देहात हैं उनको खाली करवाया गया है। मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये सामने हिफाजती बंद है पाकिस्तान का, बिल्कुल मेरे सामने आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी अगली साइड पे जो है जो भारत है, हमारी चेक पोस्ट इस तरफ है और भारत की दूसरी जानिब है। यहाँ पर जो सूरत हाल है थोड़ी सी यहाँ पर क्रिटिकल है, लोगों को वो रेड अलर्ट यहाँ पर इन इलाकों में किया गया है, क्योंकि रात को भी मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया था। इस हवाले से अगर बात की जाए तो थोड़ा सा सियालकोट में थोड़ी सी कशीदगी और लोग बिल्कुल जो सरहदी गाँव हैं लोग वहाँ से नकल मकानी भी करके गए हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा, बारिश भी हो रही है। सो अच्छा जी, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं और साथ ही हमें उमर चीमा ने भी ज्वाइन किया है। लेकिन मज़हर साहब सबसे पहले तो आपसे बात कर लें, ये जो सर्वेलेंस ड्रोन वगैरह की बात हो रही है और ये टाइम एंड अगेन हमें नज़र आ रहे हैं, इवन नाइट बिफोर यस्टरडे और अब भी कुछ रिपोर्ट हो रहे हैं, ये सर्वेलेंस के लिए होते हैं सिर्फ? प्राइमरी काम इनका ये होता है या दे कैन होल्ड मिसाइल ऑल्सो? मतलब ये क्या इनका क्या कैटेगरीज हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ उड़ रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, गिराए भी जा रहे हैं, वो क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो वो अपनी सबकी मिटा रहे हैं। जो कल जो कुछ हुआ उन्होंने ज़ाहिर है जाहिरियत की और उसका जो जवाब दिया गया उसकी वजह से वहाँ बौखलाहट भी है और वो एक जंगी जुनून बरकरार रखना चाहते हैं। अब जिस तरह राफेल वाली बात हुई तो यहाँ किसी ने कहा कि राफेल नहीं है, दरअसल रॉफेल है। तो वो बेसिकली जो सारी उनकी प्लानिंग थी, जो कुछ भी थी, और वहाँ ज़ाहिर है वो एक अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कि जी हमने जो है वहाँ दहशतगर्दों को मार दिया, हमने वहाँ बिल्कुल सही जगहों पे स्ट्राइक की। लेकिन सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। क्या वो 7 साला मासूम बच्चा दहशतगर्द था जो शहीद हुआ? वो बच्ची दहशतगर्द थी, जो स्कूल जाने वाली बच्ची थी वो दहशतगर्द थी। ये जो सारी सिचुएशन है तो वो एक वॉर हिस्टीरिया अभी भी बरकरार रखना चाहते हैं। आप उनके मीडिया को उठा के देख लें, आप उनकी हेडलाइंस उठा के देख लें, आप उनकी पूरी जो एक जुनून है वो अपनी जगह आज भी हमें बरकरार रखता है। तो मेरा ख्याल है हाई अलर्ट तो मौजूद है। अब ज़ाहिर है रिस्पॉन्स पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? पाकिस्तान गालिबन इंतज़ार करेगा और इंतज़ार कर रहा है कि जो डिप्लोमेटिकली क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पहुँचे हुए हैं, तुर्किया जो है बहुत एक्टिव है, चाइना की जो अपनी खामोश डिप्लोमेसी का तरीक़ाकार है वो अपनी जगह मौजूद है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अमेरिकन्स क्या रोल प्ले करते हैं और अमेरिकन्स किस हद तक इंडिया को अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें उन्होंने ये तो कहा है कि जो हो गया वो हो गया, अब जो है वो बस करें, लेकिन क्या उससे आगे कोई चीज़ होगी? ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान गालिबन, देखिए अगर पाकिस्तान माजी में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं किया है। पाकिस्तान ने हमेशा इंतज़ार किया है कि इंटरनेशनल जो इनिशिएटिव्स हैं वो तेज़ी से आएँ, चीज़ों को बढ़ावा ना दिया जाए एक, क्योंकि ये फुल 2 न्यूक्लियर जो नेशंस हैं अगर फुल फ्लेज वॉर पे चली जाती अगर ये पूरी जंग किसी सूरत हाल बन जाती है तो यहाँ पे अरबों लोग बसते हैं, ये दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड खित्ता है, किसी के भी मफाद में नहीं है। अगर उस तरह की जंग हो जाती है तो उसमें किसी की जीत नहीं होती। इस बात का इदराक पाकिस्तान को है। मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ साल पहले 2 हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवर्स से इंटरव्यूज़ किए थे। वो लोग एक यहाँ पाकिस्तान आए हुए थे और वो वॉर का वर्ड सुनना ही नहीं चाहते थे।
उन्होंने कहा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जंग कितनी खौफनाक चीज़ होती ये मेरा ख्याल है कि भारतीय मीडिया पे वो इंटरव्यूज़ दोबारा नशर होने चाहिए, या उनको वो जो पुराने टेस्टिमोनियल्स हैं दिखाने चाहिए अपनी कौम को और अपने लोगों को दिमागी तौर पे ज़रा सहन करने के लिए और ठंडा करने के लिए। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा उनके पास खबरें भी हैं कुछ। चीमा साहब, क्या सूरत हाल है, क्या सेंस है इस वक्त हमारे सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स में, हमारी सियासी अस्करी क़यादत में? यही हमें तो इनिशियली लग रहा था, पहले हमें लगा कि हाँ जी पाकिस्तान जगह वक्त का तयन करेगा और फिर अपना फैसला करेगा और इसका हिसाब बराबर करेगा। फिर हमें बाद सीनियर पॉलिटिशियंस की गुफ्तगू से लगा कि नहीं जी जो होना था वो हो गया। फिर वज़ीर दिफा दोबारा कहते हैं कि पाकिस्तान का अभी हिसाब बराबर करना बाकी है। सो क्या फैसला हुआ है या अभी इंतज़ार किया जाएगा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के कामयाब होने का? अब्दुल्ला, अगर हम अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि जब ईरान ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की या इंडिया की जो थी जो बालाकोट में उन्होंने स्ट्राइक की, अगर उस पैटर्न को हमने देखे ना तो हमारा जो रिस्पांस टाइम है ना वो 24 आवर है कि हम 24 घंटे के अंदर हमने दोनों को जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, अपना हिसाब बराबर किया। मुझे लगता है कि इस केस में भी ऐसा था और ये है कि जवाब अभी बाकी है। अगरचे पाकिस्तान ने पहले ही बहुत ज़्यादा इंडिया को डैमेज किया है, जो कि ऑप्टिक्स में शायद इतना नज़र नहीं आ रहा। ऑप्टिक्स में ये नज़र आ रहा है कि इंडिया की तरफ से क्या हुआ है, और जो पाकिस्तान ने किया है वो एक तरह से वो जो कहते हैं ना पंजाबी में गुजी मार, यानी कि जो उनके जहाज़ गिराए हैं और ये इंडिया की फोर्सेस का जो मोरल डाउन हुआ है या ओवरऑल वो एक सेल्फ डिनाइल में रहने के बावजूद उनको इंटरनेशनल मीडिया पे जितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है और इंटरनेशनली ये जो बात आ रही है, दो चीज़ें आ रही हैं कि इंडिया ने पहले अटैक किया और दूसरा उसके बाद उसके अपने जहाज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ 4 जहाज़ जो हैं, पाकिस्तान 5 कह रहा है, 4 तो इंडिया के अंदर भी लोग मानते हैं ना कि 4 जो है। और अब तो फ्रांसीसी एहलकार ने तस्दीक कर दी है कि एक राफेल तो है ही है। एग्जैक्टली वो भी हैरान है कि कैसे है, क्योंकि तारीख में पहला वाक़या है कि इस तरह जंग में राफेल गिरा है। हाँ, मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि अब फ्रांस इनके साथ डील ही कैंसिल कर दे, लेकिन उनकी जो पूरी एक रेपुटेशन एट रिस्क है कि इनके जहाज गिरना शुरू हो गए हैं। अब अगर वो इंडिया की अपनी नालायकी की वजह से, या तो इंडिया अपने पायलट जो है वो भी फ्रांस से ले आया करे या पाकिस्तान को खा करे कि हमें पायलट भी दे दें, एटलीस्ट ट्रेनिंग दे दें। उनको ये तो पता चल गया इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन इन द मशीन। तो ये बड़ी अच्छी तरह बाबर हो गया है। अच्छा, वैसे हुमा, मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल हम अपनी चीज़ों के हम चूंकि ज़्यादा एक हमारे में एक कैपेसिटी है या एक रुझान भी है, और ये बुरा रुझान भी नहीं है कि हम ज़्यादा एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। लेकिन जो इंडिया के एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, मैं उनको आजकल ख़ास तौर पे मैं देख रहा होता हूँ, सुन भी रहा होता हूँ, वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया पे एक डिफेंस के मामले में और ख़ास तौर पे जो एयर पावर है, जो एयर फोर्स है, उसके हवाले से पाकिस्तान की एयर फोर्स कहीं ज़्यादा सुपीरियर है इंडिया की निस्बत। ठीक है, तो ये एक पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एडवांटेज भी हासिल है। और इस बुनियाद पे और जो इनके साथ पहले हुआ, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मोदी ये हरकत करेगा, क्योंकि उसमें इनकी एम्बेरसमेंट के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अपनी तरफ से वो जरा एक वो बताता है ना कि मैं वो 56 इंच वाला हूँ, 56 इंच छाती वाला, और फिर ये है जी कि मैं ही पाकिस्तान को हैंडल कर सकता हूँ। जो मोदी की पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म जब बना तो इसको ये मैंडेट मिला था कि पाकिस्तान को हैंडल करना है। ये कहते तो हैं कि हमारे साथ मुआवजा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इनके दिल दिमाग में जो है वो एक ऑब्सेशन हर वक्त सवार रहता है। अच्छा, लेकिन आसाब पे सवार हैं हम, और अब से नहीं है, सालों से। अच्छा, बट वी हैव टू गिव देम समथिंग इन द सेंस कि उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, मतलब एक अवाम, इंडिया की, भारत की जो अवाम है वो वाकई ही ये समझती है कि ये बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, और अगर हार जीत की बात हो तो उसमें हम जीत गए। मतलब ये भी कमाल की बात है कि इतनी एम्बैरेसिंग हार जो दुनिया भी देख रही है उसको इस तरह बदल देना। तो हुमा, मेरी बात सुने, जब अभिनंदन यहाँ था, हाँ, जब अभिनंदन यहाँ था, मतलब ये तब वो समझ रहे थे वो जीत गए जी, लेकिन उमर यही हम बात कर रहे हैं कि बेचा जा सकता है अपनी ऑडियंस को उनकी तरफ से, तो कुछ भी बेचा जा सकता है। झूठ बोला है। नहीं तो फिर तो आपने अपना राफेल तैयारा क्यों गवाया, फिर घर में बैठे ही कह देते जी वॉर हुई और हम जीत गए। जी उमर। अच्छा हुमा, मैं ये बात कर रहा था कि जो हमारा जो रिस्पांस है, मैं कह रहा था कि जो माजी में था ना हमारा जो लास्ट टाइम है, उसकी बुनियाद पे हम देखें तो ये 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने रिस्पांस दे देना था।
अब चूंकि हमारे पास तो वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, और साथ जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उसने भी पाकिस्तान से बात की है, जो DGIS हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, अमेरिका वालों ने भी बात की है। बल्कि जो अजीत डोवल का मैं बयान पढ़ रहा था, वो जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके साथ उसने फ़ोन पे बात की और उसने कहा बस भाई बस हम जो है ना इधर ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखता कि पाकिस्तान इधर ख़त्म करेगा। जिस तरह हमने बात की कि हमने उनको गुज्जी मार तो बहुत ज़्यादा दे दी है, लेकिन वो जो एक इंडिया वालों को अभी बताने की ज़रूरत है कि हमने उनके साथ क्या किया है या हम किधर पहुंच सकते हैं। आप अपनी टेरिटरी में रह के उधर से मिसाइल चलाना ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये पाकिस्तान भी चला सकता है, ये कोई इतनी अटेम्प्ट नहीं है, तो इनको जवाब मिलेगा। अब कि जो लोग जिन्होंने जवाब देने हैं वो क्या क्या सिचुएशन देखते हैं, हमने तो इधर डिस्कस करना है ना सिर्फ कि क्या हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तो वो जो है कि उन पे जिन पे सारी जिम्मेदारी आती है वो उस लिहाज से वो ज्यादा बेहतर तयन कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस मामले में कोई अभाव नहीं है कि इंडिया को जवाब मिलेगा। ये जो आजकल ये ड्रोन वगैरह भेज के कोई एक लोगों को हरास कर रहे होते हैं ना, इनकी ज्यादा से ज्यादा यही कैपेसिटी है, लेकिन इनको जो एक ठोस जवाब मिलेगा वो पाकिस्तान देगा और वो बताएगा कि क्या भेजना चाहिए और क्या नहीं भेजना चाहिए। लेट्स सी कि जवाब कब दिया जाता है, क्या दिया जाता है, या उससे पहले डिप्लोमेटिक, देखिए सैनिटी शुड प्रिवेल। एट द सेम टाइम हम यही कहते हैं कि इस खत्ते में अमन हो, दोनों मुल्क हमसाए थे, हमसाए हैं, हमसाए रहेंगे, मगर हम क्या तवक्को करें बीजेपी के भारत से या नरेंद्र मोदी के भारत से, जिनके आसाब पे हम सवार रहते हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान से नफरत की सियासत करते हैं। और अब ट्रेजेडी ये है कि सियासत चल रही है उनकी। जी उमर, हम रिजर्व कर लें, कंप्लीट योर थॉट, कर लें, हमने फिर ब्रेक लेनी है। जी आप ये जो सैनिटी की बात कर रहे हैं ना, ये एक यकतरफा नहीं हो सकती। ये नफरत इंडिया के अंदर जो ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई है बीजेपी ने फैलाई है, और वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, कभी पानी बंद कर लिया, कभी 370 जो उड़ा दिया, तो इस अंदाज में जब तक उनको ये अंदाजा नहीं होगा कि इनको कोई टैकल कर सकता है, काउंटर कर सकता है, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सैनिटी एक तरफ से नहीं हो सकती अनलेस के दूसरा इसको वैल्यू। और सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी का स्टेटस बहाल हो, because that is also really really important for us। दोनों साइडों की सैनिटी की उम्र आप बात कर रहे हैं, तो इधर तो है, उधर का कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक बीजेपी इज इन गवर्नमेंट। हमारे साथ अमजर अब्बास साहब, आप भी हमारे साथ वॉर रूम से आपको अपडेट रख रहे हैं। आपको पता है सूरत हाल हर लम्हा बदल रही है, और मुतादिद फुटेजेस भी अब लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट के करीब से भी मौसूल होना शुरू हो गई हैं, जहां पर एक मुबैना तौर पर एक भारतीय ड्रोन को जैम करके निशाना बनाया गया है, गिराया गया है, एक इमारत पे गिरा है। लेकिन ऑफ कोर्स मोर ऑन दैट एज वी गेट कंफर्म्ड न्यूज़। उमर चीमा हमारे साथ हैं, मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं। मजहर साहब, हम जरा ये बात कर लेते हैं, देखें अटैक किया इंडिया ने, हमने कहा था कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव द राइट फॉर आवर सेल्फ डिफेंस। हमने सेल्फ डिफेंस किया, उनके तैयारे मार गिराए। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की का इजलास हुआ, मीटिंग हुई, फैसले हुए, उसमें यही कहा जा रहा है कि टाइम विल बी ऑफ आवर चूजिंग, प्लेस विल बी ऑफ आवर चूजिंग, लेकिन हम इन अ सेंस बदला तो लेंगे। 31 जाने जो हैं वो गई हैं, शहीद हुए हैं हमारे यहाँ, तो ये क्या इंडिया को इसका प्रेशर होगा, हमें भी चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब हम भी कुछ करेंगे तो वो भी एक जवाबी फायर करेंगे। नहीं, चौकन्ना देखिए, चौकन्ना तो बिल्कुल रहना चाहिए, इसलिए कि अभी भी वॉर सिचुएशन मौजूद है, बिल्कुल अभी भी उनकी तरफ से शरारतें हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। आप रिस्पॉन्स भी करेंगे, लेकिन मेरा अब भी ख्याल ये है, जैसे ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त नई दिल्ली में है, इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान, उससे पहले वो पाकिस्तान आए थे, तुर्किया इन्वॉल्व है, वो इसी वजह से इन्वॉल्व है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने उनको कॉन्फिडेंस में लिया होगा जो सिचुएशन इसके बाद डेवलप हुई है। तो रिस्पॉन्स का टाइम वो ज़ाहिर है आपकी सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वो पिक करेंगी, किस तरह करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, और उस रिस्पॉन्स के नतीजे में मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान ज़रूर इस चीज़ को देखेगा कि उनके सिविलियंस टारगेट ना हों। ये मुझे लगता यही है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान ज़्यादा एज ए मोर रिस्पॉन्सिबल नेशन, और जिस तरह हमारा पूरा वो रहा है, आप अपना मीडिया देख लें। देखिए, हम अब हैसियत मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी आवाम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए जब पहलगाम का ये वाक़या हुआ था, हर तबके की तरफ से, चाहे वो
हुकूमती लोग हों, मीडिया हो, अवाम हो, सब ने अफसोस का इजहार किया था, रंज का इजहार किया था, ताज़ियत की थी और कहा था, खुले दिल के साथ कहा था पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने अगर आपको कोई डाउट है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये आज इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब्दुल्ला, ये आज की बात नहीं है। आप देखें कि जब इंदिरा गांधी ने पहली मरतबा न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था तो पाकिस्तान ने इंतज़ार किया कि दुनिया इंडियंस पे कितनी सैंक्शंस लगाती है। पाकिस्तान ने वेट किया, इवन 98 उठा के देख लें, 98 में भी जब इंडिया ने ब्लास्ट किया तो हमने इंतज़ार किया कि दुनिया किस तरह रिस्पॉन्स करती है और उसके बाद हमने जो है अपने साबित किया कि हम एक पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट। अच्छा, एलओसी नौसेरी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी, अभी करेंगे, ठीक है जी। एलओसी पे आपको पता है महाज गर्म है, उमर चीमा साहब भी हमारे साथ हैं। चीमा साहब, हम ज़ाहिर है डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह रवैया चेंज है। कभी मतलब इंडियन न्यूज़ चैनल्स की फीड और उनके क्लिप्स एक्स पे भी आते हैं, फेसबुक पे भी आ जाते हैं, उनकी जो टोन है, उनकी जो बातें हैं, उनका जो लहजा है, मतलब बड़ा मायूब भी है, बड़ा अफसोसनाक भी है। कभी-कभार उमर लगता है कि जंग अगर किसी तरीके से ख़त्म भी हो जाए ना तो वो उनके न्यूज़ चैनल्स नहीं मानने वाले, मोदियाइजेशन ऑफ इंडिया है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो वो नैरेटिव की हम पहले बात कर रहे थे, उनके मीडिया की हम बात कर रहे थे, तो वो तो लगे हुए हैं आग लगाने में। हाँ, तो क्या लगता है आपको, ये इंडिया अपने नैरेटिव, मीडिया के नैरेटिव की वजह से मोदी साहब ये कदम उठाने पे मजबूर हुए या इट्स वाइस वर्सा, वहां से आ रहा है सब कुछ? आवाज चीमा साहब आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करें सर। हाँ जी, मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो मीडिया भी है और जो बीजेपी है। और मोदी जो है यानी कि वो उसको एक सियासी तौर पे बड़ा फायदा होता है। और अभी जिस तरह उनकी एक आरएसएस की भी 100 साल पूरे होने वाले हैं और आगे मोदी का भी फैसला होना है कि वो कितनी देर आगे कंटिन्यू कर सकता है। इन्होंने कोई 75 साल को टाइम रखा होता है कि उसके बाद बीजेपी के लोग सियासत से आउट होंगे। तो हो सकता है कि इसके केस में ये हो कि ये अपनी प्रीमियरशिप जो है वो पूरी करेगा या क्या होता है इसके बारे में। तो लिहाजा उसके लिए भी जरूरी है। और उन्होंने जो मीडिया है उसको भी, और फिर ये है कि अनफॉर्चुनेटली चूंकि जो डेमोक्रेसी में या ओवरऑल एक फ्री चॉइस में जिधर अच्छी चीजें भी हैं उधर कोई उसके नेगेटिव साइड भी हैं, रेटिंग पे चीजें चलती हैं। तो लिहाजा जो लोग सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, उसी तरह की बातें चलाते हैं। और लोगों को पहले उनके अंदर उन्होंने नफरत का जहर जो है उनके अंदर भरा हुआ है। तो ये तो मीडिया कर रहा है। और वैसे मैं अभी की बात नहीं, काफी देर से इंडियन मीडिया को देख के मुझे इतना फख्र होता है कि हम इनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं, हम कहीं ज्यादा खानदानी किस्म के लोग हैं। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है इसका, मीडिया का, वो इंडिया से बहुत बेहतर है। इंडिया के साथ हमारा मुआवजा नहीं हो सकता। मैं उन लोगों पे मुझे बाज़ हैरानगी होती है, बल्कि मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि जो इनके चैनल्स पर बैठे होते हैं और जिस तरीके से शूटिंग कर रहे होते हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई बॉलीवुड की मूवी है और इनको पहले बताया गया है। अदरवाइज उनको ये ना बताया गया हो तो वो इस तरह की बोंगियां उधर ना मारें। बड़े बड़े मोजज़ लोग जो हैं वो अपनी इज्जत दाव को लगा के तो उनके मीडिया पे बैठे होते हैं। तो जो ओवरऑल उनके मीडिया के हालात तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। यानी कि हमारे भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन इंडिया हमसे कहीं आगे है। इस तरह के उनको हमसे कहीं ज्यादा इस्लाह की जरूरत है। और वो जो चीजें चला रहे हैं वो तो अभी आपने गौर किया होगा कि वो फॉरेन मीडिया को भी आजकल लान तान कर रहे होते हैं। वो न्यूयॉर्क टाइम को, CNN को, BBC को, वो सब पीछे पड़े होते हैं। उनके नैरेटिव के साथ नहीं चलेगा वो उन सब की दुर्गत बनाते हैं। बल्कि कल मैं देख रहा था कि जो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, उनके जो डिफेंस एडिटर है वो इंडियन है। और वो भी ये जो इनके राफेल वगैरह गिरे हैं इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और कोई सोशल मीडिया पे कोई फीड शेयर कर रहा था। तो जो इंडिया वाले हैं वो उसके भी पीछे पड़ गए कि तुम भी पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो। तो ओवरऑल वो दिमाग से उनकी सोचने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। अच्छा, एक और चीज उमर आप भी बताएं, और मज़हर साहब मैं आपसे भी पूछूंगी कि क्या इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया है इस वक्त, पिछले 10-15 चले सालों में, 10-12 सालों में इन्होंने क्या रियलाइज किया है कि ये जिस चीज के लिए माने जाते थे दुनिया में, जो कि इनका सेक्युलर होना था, वो किस तरह बीजेपी की हुकूमत मोदी के आने के बाद उसकी तीसरी टर्म में तो डेफिनेटली 100% वो खत्म हो गया है। मतलब दिस इज अ बिग लॉस। लेकिन इस लॉस को वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे उमर?
मैं एक टाइम पर हुमा हम लोग इंडिया की बड़ी एग्जाम्पल देते थे कि सेकुलरिज्म के हवाले से कि उनकी ज़्यादा एक सोसाइटी इंक्लूसिव है। अब ये है कि और जो हमें बात होती थी इधर जो है दो कौमी नजरिया पे बहुत ज़्यादा बात होती थी। जो हमारे साथ ही रहेगा, आरिफ उर्फी से हम रब्ता कर रहे हैं बड़ी देर से, उनके सिग्नल्स चले जाते हैं, ज़ाहिर है वो ऐसी जगह पे मौजूद हैं, नुसेरी डैम LOC के पास से मौजूद हैं। आरिफ बताइएगा रात क्या सूरत हाल रही? आरिफ आपको आवाज आ रही है? आरिफ से ज़रा प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा। जी आरिफ आपको आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बताइएगा रात पर क्या सूरत हाल रही? ज़ाहिर है LOC पर महाज गर्म है, दोनों अतराफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है, वहाँ से हमला होता है, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देता है। क्या माहौल है और क्या अपडेट्स हैं रात की आपके पास? और नीलम झेलम हमारा जो हाइड्रो एसेट है जिसका कल DG ISPR ने खुसूसी तौर पर अपनी प्रेसर में जिक्र भी किया और ये कहा कि इसका इदराक है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बेशक ऐसा ही है और इनफैक्ट कल भी हम ये बात कर रहे थे और ये बात बड़ी अरसे से हो रही है जब से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड इन अबेयंस किया, तब से बात कर रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों मुल्कों के लिए बड़े खतरे में हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो इस किस्म की एडवेंचरिज्म जो कल उन्होंने किया है नीलम झेलम पावर प्लांट पे, वो मतलब अंदाजा करें अगर हम उनके प्लांट्स पे करें तो क्या होगा। इन एनी केस अच्छा मैं साहब आपको लग रहा है आरिफ से बात करने की अभी हो नहीं रहा। मैं साहब आपको लग रहा है कि जिस तरह हम अपना केस दुनिया के सामने पुट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स हों या सीनियर जर्नलिस्ट हों या जो भी, और पर्टिकुलरली ये हाइड्रो एसेट पे हमला और इनोसेंट सिविलियंस का लॉस ऑफ लाइफ, दिस इज द बेस्ट दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। देखिए खासी हद तक तो हमें इस लिहाज से कामयाबी हुई है कि जो इंडिया का नैरेटिव है वो नहीं बिका और इंडिया ने जिस तरीके से पहलगाम के वाक़े के बाद जो कुछ भी किया उसकी वजह से उनको वो रिस्पांस नहीं मिला जो माजी में उनको मिलता रहा है। इस लिहाज से तो आपकी डिप्लोमेसी कामयाब रही है, लेकिन अब हमें जो इस वक्त इंडिया ने किया है, जो हमारे 26 लोग शहीद हुए हैं और इस चीज़ को हमें किस तरीके से अब दुनिया को ये बावर कराना है कि अब बैलेंस ना करें। अब इंडिया इज़ द एग्रेसर, इंडिया को एग्रेसर कहा जाए, इंडिया को एग्रेसर कहा जाए और इंडिया को रोका जाए। इस चीज़ के हवाले से हम आज भी बिल्कुल पब्लिकली ये बात करते हैं कि आप उस वाक़े की तहकीकात करा लें, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, फैक्ट फाइंडिंग मिशन भिजवा लें। तो पाकिस्तान अब इस वक्त जो परसों के बाद 7 मई के बाद जो सूरत हाल है उसको मेरा ख्याल है ज़्यादा स्ट्रांगली पाकिस्तान को अब प्रेजेंट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जो इंडिया नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि हमने टेररिस्ट को स्ट्राइक किया है वो गलत है। उसने बिल्कुल इनोसेंट सिविलियंस को मारा है और हमने इसीलिए कुछ छुपाया नहीं, हमने कोई चीज इबाम, किसी चीज का इबाम नहीं रखा। हमारे DG ISPR देखिए अभी मैं बताऊं अब्दुल्ला, जो अभी जैसे उमर बात कर रहे थे कि जो इंडिया में जो हिंदुत्व की खासतौर पे BJP में भी आप देखें, BJP में भी वाजपेयी जैसे लोग भी थे जिन्होंने बहुत ही सेकुलर पॉलिटिक्स की, उनका एक बैकग्राउंड था। लेकिन पोस्ट वाजपेयी BJP जो हमें नजर आती है वो खालिसतन मोदियाइजेशन है, जो पूरे इंडिया में एक नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं और एक नफरत फैला रहे हैं, एक इंतहा पसंदी फैला रहे हैं, जिसकी वजह से खुद इंडियन सोसाइटी इतनी ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में आप पढ़ें एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम माइनॉरिटी है और सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, वहाँ आप नागालैंड का इशू उठा लें। यरगमान है आजकल तो रिपोर्टर्स जो हैं उनके TV चैनल्स के, मुसलमान जहां गली में देख रहे हैं उनके सामने माइक ले जाके उठपटांग सवाल कर रहे हैं। हम एक्चुअली पहले बात भी कर रहे थे कि ये दिस लॉस के उनका वो सेक्युलर होना जो कि अब दुनिया में उनकी एक्सट्रीमिज्म नजर आ रही है, बहुत आया है। जी उमर। अब्दुल्ला, ये जो बात हो रही थी ना कि जो हमारी ओवरऑल पोजीशन है इस मामले में सारे में, एक तो हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए और लोगों को बार बार बावर करानी चाहिए कि अप्रैल 22 को ये पहलगाम का वाकया हुआ और अभी 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है। इंडिया हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, वो हमें आज तक एविडेंस भी नहीं दे सका और सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं है, वो जो जिन 4 लोगों को उन्होंने FIR में जिनका जो नॉमिनेट किया हुआ है उनमें से एक बंदे को भी नहीं पकड़ पाया। यानी कि कितनी ज्यादा एक एरोगेंस देखें इंडिया की कि वो एक बंदे को नहीं पकड़ पाया। एक बार नालायकी देखें
एक बंदा भी नहीं पकड़ पाए। बेशक ऐसा ही है। उमर पे सवाल नहीं कर रहा कोई, और जो करता है शायद उसका हश्र खराब होता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और वज़ीर आज़म ने भी कल बड़ा दो टोक ऐलान किया कि हम मुकम्मल अथॉरिटी देते हैं हमारी पाक अफवाज को। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें भी यही फैसला किया गया कि अब वो खुद फैसला करें, खुद तयन करें कि किस तरह इस सूरत हाल को टैकल करना है और आगे क्या हिकमत अमली अपनानी है और किस तरह भारत को जवाब देना है। मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत सी बातें हो गई वैसे तो, लेकिन आपसे भी हम एक सेंस चाहेंगे। दिस मस्ट बी रियली द फर्स्ट टाइम एवर जहां हमने ऑपोजिशन को, हुकूमत को, इन बेंचेस को यूनाइटेड देखा है। पहले तो ब्रीफली वो फीलिंग बता दें कि किसी ऐसे मुद्दे पे, ऐसे इशू पे सारों का साथ हो जाना, और कौम का भी मतलब सारों का, पूरे पाकिस्तान का, पूरे मुल्क का, उसके लीडर्स का एक पेज पे होना। हाउ वाज दैट? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान में मीडिया को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि अगर हम इसका कंपैरिजन भारत के साथ करें, जितना गैर ज़िम्मेदाराना रवैया वहाँ पर अपनाया जाता है, सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में मीडिया ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि इस तरह की ख़बरों को रोका है और इस तरह की ख़बरों को प्रमोट किया है जिससे कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद में इजाफा हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है जितनी भी सियासी जमातें जो सियासत कर रही हैं, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन का हिस्सा हो, मैं समझता हूँ कि सब मुहिब वतन हैं। और जब पाकिस्तान की सालमियत पर और पाकिस्तान की सलामती पे जब भी उंगली उठती है या पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा होता है, बिलखसूस जब आपका रिवायती हरीफ भारत जो है आप पर इस किस्म की जारियत मुसलत कर रहा हो, तो पाकिस्तान में सियासी जमातों का मुत्तहिद होना, एक पेज पर होना, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे मीडिया है, चाहे वकला बिरादरी है, वो एक फितरी बात है। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत बना, प्री पार्टीशन, ज़ाहिर है हम ब्रिटिश कॉलोनी थे और उसके बाद जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो एक नज़रिया था और वो नज़रिया ये था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ज़ाहिर हम कलमे के नाम पर एक हुए। तो पाकिस्तान के अंदर जब भी पाकिस्तान में सियासत करने वाले लोगों को, पाकिस्तान में मीडिया के लोगों को, पाकिस्तान में वकालत से वाबस्ता लोगों को ये महसूस होता है कि पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, तो फिर हम अपने ज़ाती छोटे छोटे इख्तलाफात भूल कर मुत्तहिद हो जाते हैं, और होना भी ऐसे चाहिए। ज़िंदा कौमों की यही दलील हुआ करती है कि ज़िंदा कौमें जब भी उनकी सालमियत पे बात की जाती है तो वो एक इत्तेहाद और ज्ञान से खड़ी हो जाती हैं। जी बिल्कुल, जिंदा कौमें की यही दलील होती है। अब क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? क्या लगता है? हम डिप्लोमेसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तुर्की भी आपको पता है बहुत एक्टिव है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहले यहाँ थे, अब नई दिल्ली में मौजूद हैं। दोस्त ममालिक का रब्ता हो रहा है। सूरत हाल एस्केलेशन की तरफ जा रही है या यहाँ से अब वापस नॉर्मलसी की तरफ, डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा मामला? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप चूँकि ख़ुद बड़े जहांदीदा सहाफ़ी हैं और आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि आप पब्लिक में, मीडिया पे कर नहीं सकते। ममानियत यही होती है कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी रिवायती हरीफ आपके दुश्मन को पता ना चल जाए। लेकिन मैं आपको जो स्टेट की पॉलिसी है वो ये बता दूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जिसने भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की, चाहे माजी में चाहे, तो उसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। और अगर पाकिस्तान की कौम, मीडिया के कुछ हल्के ये समझते हैं कि जो जवाब हमने दिया है वो पूरा मुकम्मल जवाब नहीं है या इससे भी शदीद जवाब होना चाहिए था, और पाकिस्तान में जो निहत्ते शहरियों के ऊपर जिस तरीके से गोले बरसाए गए उसका भी जो है वो रद्देमल आना चाहिए, तो मैं आपको ये बात श्योर शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी, और इसके अलावा भी वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ और बकिया आपके जो सियासी और अस्करी इदारे हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान की सलामती को जिस तरीके से वायलेट किया गया है, पाकिस्तान उसको 2 से ज़रब दे के वापस लौटाएगा। कुछ चीज़ें लौटा दी गई हैं और वक्त आने पर कुछ चीज़ें दोबारा लौटा दी जाएंगी। लेकिन ज़ाहिर है हम जब अमन की बात करते हैं तो ज़ाहिर एक स्टेट की एक पॉलिसी होती है। आप मुझसे 100 में से 99 दफ़ा पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि अमन होना चाहिए और आप भी यही कहेंगे। लेकिन अगर जंग हम पर मुसल्लत की जाएगी तो पाकिस्तान फिर ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेकिन चूँकि हम ज़ाहिर एक अक्लमंद रियासत हैं और ज़िम्मेदार स्टेट हैं, तो हमने ये भी देखना है कि ख़ित्ते के जो दायमी अमन है उसको हम मुतासिर ना करें, और ये भी ना हो कि ख़ित्ते के दायमी अमन को मुतासिर करने के चक्कर में हमारी अपनी सलामती जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखा हुआ है। लेकिन ये आप जहन में रखें कि आपको याद होगा कि एक लंबा अरसा पूरी दुनिया के अंदर खुदकुश धमाकों को आप रोक नहीं सकते थे। वो वजह यही मिलती थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहती थी अगर एक बंदा खुद मरने के लिए आया हम उसे कैसे रोकें। हाँ, ये ज़रूर है कि हम नुकसान का
जो अंदेशा है और नुकसान का जो ज़रा लेवल है वो कम कर सकते हैं। तो यही भारत के साथ है, अगर कोई अपने तैयारी तबाह करने पे तैयार है, $1.5 बिलियन के राफेल को तबाह कर रहा है और वो बॉर्डर के ऊपर आकर मिसाइल दाग रहा है, तो ऐसे में आप यही कर सकते हैं कि अपने नुकसान की शिद्दत को कम कर सकते हैं और उनके उन तैयारों को हिट कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता आप उन्हें बिल्कुल रोकें। ज़ाहिर है ये तो अकल और समझबूझ की बात होती है ना कि आप अपने भी तैयारों को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, अपने पायलट्स को बचाएं। बेशक ऐसा ही है। मोदी पागल हुआ है तो ज़ाहिर है आप यही कर सकते हैं कि ऐसे पागल शख्स से निपटते हुए आप अपना भी बचाव करते हैं और हिकमत का मुजाहरा करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन डील तो हमें उन्हीं को साथ करना है। हुज़ैफा साहब ये भी बताइएगा कि क्या हमें अपनी एफर्ट्स जो हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, वो बढ़ानी चाहिए, खास तौर पे उन्होंने जो कल अटैक किया नीलम झीलम हाइड्रो प्लांट पे, और इससे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने दे आर होल्डिंग इट इन अबेयंस, तो इस हवाले से एंड दे आर ऑल्सो अपनी कैपेसिटी जो है रिजर्वोयर्स की वो बढ़ा रहे हैं पानी स्टोर करने के लिए। तो उस महाज पे तो हमें अपने आप को ज़रा ज़्यादा मुतहर्रिक करना पड़ेगा और वॉर फुटिंग जो है उस पे काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि आबी तनसीबात को कभी जंगों में भी निशाना नहीं बनाया जाता। कोई अचानक हो जाए तो और बात है हादसाती तौर पर, लेकिन कैलकुलेटेड निशाने नहीं बनाए जाते। हमारे लिए बहुत आसान है कि भारत के अंदर जितने उनके बड़े डैम्स उन्होंने इंडस के ऊपर बनाए हैं, चनाब पे बनाए हैं, हम उन्हें हिट कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हम दुनिया को बार बार ये बात बता रहे हैं और ज़ाहिर है जो दुनिया के ममालिक हमारे साथ खड़े हैं और जो दुनिया के अमन के फैसला साज हैं उनको भी हमने बात बताई है। लेकिन ये एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम इस वक्त भारत पूरी दुनिया में यही बताता है, अपने मुल्क में नैरेटिव बिल्ड करता है कि पाकिस्तान हमारी टेल के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये जहन में रखें कि भारत जो है वो चीन की टेल के ऊपर है। और 2016 में भी भारत ने इस तरह की जारियत मुसल्लत करने की कोशिश जब की थी तो चीन की तरफ से एक रिएक्शन आया था और ये बड़ी हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी की अलामत है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी वजारत ख़ारजा से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये नहीं हो सकेगा कि भारत जो है कोई हम पे आबी जारियत मुसल्लत कर दे, कोई आबी जंग शुरू कर दे और उसका रिएक्शन भारत को उसके दूसरे ममालिक की तरफ से ना आए। तो ज़ाहिर है हम उसे जंग की शक्ल में भी और हमारी जो सफारती ज़ाहिर है महाज हैं उन पर भी हम उससे निपटने की कोशिश करेंगे। और कौम रेस्ट एश्योर रहे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी और भी पाकिस्तान में, मैं कल ही पाकिस्तान लैंड किया है, आई वाज इन इजिप्ट, तो वहाँ मुझे एम्बेसडर ने बताया कि जी मैं यहाँ के वज़ीर ख़ारजा से मिला हूँ। इसी तरह मैं इस्तांबुल उतरा, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, चूँकि एयर स्पेस बंद हुई तो कुछ देर रुकना पड़ा। वहाँ मुझे हमारे कौंसल जनरल ने बताया कि जी मुझे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि शुक्रिया आपका। दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव राइट नाउ। बहुत शुक्रिया। और ये बताया जा रहा है कि रेस्ट एश्योर्ड पाकिस्तान कुछ इज़ इन सेफ हैंड्स एक्चुअली।